हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर अपने नाडेप कंपोस्ट के बारे में बात की थी और इसकी पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इस तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्मी कंपोस्ट। क्या रहेगा? वर्मी कंपोस्ट। इंग्लिश में भी इसको क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वर्मी कंपोस्ट होती क्या है? जो केंचुओं द्वारा तैयार की जाती है, यानी अर्थवर्म्स के द्वारा जो खाद तैयार होती है उसको क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। यानी अर्थवर्म्स के थ्रू जो अपने ये कह सकते हैं कि मैन्योर प्रिपेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है? केंचुओं की खाद या वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। अब इसमें 3-4 जो है वो डेफिनेशन आती है। सबसे पहले तो इसके अंदर जो डेफिनेशन आती है वो आती है वर्मी कंपोस्ट की। क्या आती है? वर्मी कंपोस्टिंग। इसकी आती है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्ट अपने पढ़ लिया क्या होता है। वर्मी कंपोस्ट होता है केंचुओं द्वारा तैयार खाद। इसमें 4 डेफिनेशन आती है। पहली आती है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर हिंदी और इंग्लिश में नेम सेम है, यहाँ पर ध्यान रखना। दूसरा आता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग। तीसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है इसके अंदर वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन। और चौथा इसके अंदर जो आता है वो आता है वर्मी कास्ट। क्या आता है? वर्मी कास्ट। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर क्या होता है? केंचुओं का रख रखाव व प्रजनन। केंचुओं का रख रखाव व प्रजनन। क्या मतलब हुआ इसका? कि केंचुओं का अपने एक तो मैनेजमेंट करना और उनको रिप्रोडक्शन जो होता है उनको मैनेज करना, वो सारा क्या होता है? वर्मी कल्चर। दूसरा आता है वर्मी कंपोस्टिंग। क्या आता है? वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग जो होता है वो होती है वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि। द मेथड ऑफ प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि। द मेथड ऑफ प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट करने की विधि जो होती है उसको क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। तीसरा आता है वर्मी कंजर्वेशन। वर्मी कंजर्वेशन क्या होता है? केंचुओं को वर्मी कंपोस्ट से अलग करना, यानी टू सेपरेट अर्थवर्म्स फ्रॉम कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से वर्मी कंपोस्ट से केंचुओं को अलग करना। केंचुओं को अलग करना यानी सेपरेशन ऑफ अर्थवर्म्स फ्रॉम वर्मी कंपोस्ट इज नोन एज वर्मी कास्ट। अब वर्मी कास्ट क्या होता है? वर्मी कास्ट देखो होता है अपने कोकून प्लस अंडे। कोकून हो गया, अंडे हो गए, प्लस इसमें हो गया अपाच्य पदार्थ हो गया या अपचित पदार्थ हो गया, और प्लस केंचुए हो गए। इनको क्या कहा जाता है? वर्मी कास्ट। यानी कोकून्स प्लस एग्स प्लस अनडाइजेस्टेड मटेरियल और अर्थवर्म्स को कंबाइनली क्या बोला जाता है? वर्मी कास्ट। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी जो अर्थवर्म्स होते हैं, जब उसके ऊपर किसी तरह का वेस्ट डाला जाता है तो उसको क्या करते हैं? खाते हैं, यानी वो उसको क्या करते हैं? ईट करते हैं। उसके बाद में वो उनके पाचन तंत्र से होकर छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर आता है, यानी कि वो जो खाया उन्होंने वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर छोटी छोटी गोलियों यानी बोल्स के रूप में क्या आता है? बाहर। इसके अंदर क्या होता है? कोकून होते हैं, अंडे होते हैं, छोटे केंचुए होते हैं और कुछ अपचित पदार्थ यानी अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी होता है। इन सारों को क्या बोला जाता है? वर्मी कास्ट बोला जाता है। ये तो बात होगी वर्मी कास्ट की। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है केंचुओं के प्रकार। क्या आता है? केंचुओं के प्रकार। लेकिन उससे पहले अपने जो है इसमें बात कर लेते हैं पोषक तत्वों की। वर्मी कंपोस्ट में पोषक तत्व जो होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो कितने के होते हैं? तो सबसे पहले बात करें अगर इसके अंदर पोषक तत्वों में, तो बात करते हैं किसकी? नाइट्रोजन की। इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस और फिर पोटेशियम। पोषक तत्वों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब देखो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो होता है इसमें लगभग होता है 1.75 से 2.5%।
1.75 से 2.5%। वहीं बात करें फास्फोरस की तो ये होता है लगभग 1.5 से 1.8%, 1.5 से 1.8%। और पोटेशियम जो होता है इसके अंदर वो होता है लगभग 1 से 1.5%। ये इतना जो इसके अंदर मात्रा होती है। एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है वो ये है कि वर्मी कंपोस्ट में 8 गुना ज्यादा एक्टिनोमाइसीटीज पाई जाती है गोबर की खाद की तुलना में। यानी वर्मी कंपोस्ट में गोबर खाद से, यानी काउडंग मैन्योर जो होती है गोबर खाद से 8 गुना एक्टिनोमाइसीटीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसीटीज पाई जाती है। एक्टिनोमाइसीटीज यानी वर्मी कंपोस्ट हैज 8 टाइम्स मोर एक्टिनोमाइसीटीज देन दैट ऑफ काउडंग मैन्योर। ये हो गया पोषक तत्व। नेक्स्ट आते हैं केंचुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ अर्थवॉर्म्स। केंचुओं के प्रकार तो देखो 3 प्रकार के केंचुए होते हैं, एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। कौन कौन से होते हैं? एक तो आता है एपिजिक, दूसरा आता है इंडोजिक और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है डायोजिक। क्या आता है? डायोजिक। एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक। तो सबसे पहले बात करें अगर एपिजिक की तो ये लगभग 1 मीटर की गहराई तक नीचे जा सकते हैं। 1 मीटर की जो गहराई होती है वहां तक जा सकते हैं। और ज्यादा किसको खाते हैं? ये ज्यादा खाते हैं कृषि अपशिष्ट को ज्यादा खाते हैं। यानी कि अपने कह सकते हैं कि फार्म वेस्ट जो होता है, फार्म वेस्ट जैसे फसल अवशेष वगैरह हो गए या क्रॉप वेस्ट वगैरह हो गए, उनको ज्यादा खाता है ये। ठीक है, इनको बोला जाता है क्या? एपिजिक। अब इसके अंदर जो है वो 3-4 इसके उदाहरण दिए जाते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अपने को खाद बनाने के लिए एपिजिक कैटेगरी के केंचुए ही चाहिए होते हैं। जो खाद अपने कह सकते हैं कि फार्म अवशेष या जो कृषि अवशेष होते हैं उनको तो ज्यादा खाता है फार्म वेस्ट को, और मिट्टी को क्या खाता है? कम खाता है। तो इसी का उपयोग जो है अपने कह सकते हैं कहाँ पर होता है? खाद बनाने में। खाद बनाने में इसी कैटेगरी के केंचुओं का उपयोग होता है। दूसरा आता है इंडोजिक। दूसरा क्या आता है? इंडोजिक। ये लगभग 1 से 3 मीटर की गहराई तक सुरंग बना सकते हैं और ये मिट्टी ज्यादा खाते हैं, मिट्टी ज्यादा खाते हैं। इसलिए इंडोजिक श्रेणी के जो अपन कह सकते हैं केंचुए होते हैं उनका उपयोग नहीं किया जाता है खाद बनाने के अंदर। ये कहाँ पर काम आते हैं? जल निकास के काम आते हैं। इसके काम आते हैं? जल निकास के काम आते हैं। तीसरे जो श्रेणी के आते हैं वो आते हैं डायोजिक। तो डायोजिक जो होते हैं वो 1 से 3 मीटर की गहराई तक जो है वो सुरंग बनाते हैं। यहाँ पर अपने गलती से 1 से 3 मीटर लिख दिया। ये जो होते हैं इंडोजिक वो 3 मीटर से ज्यादा बनाते हैं एक्चुअल में, इसीलिए इसका उपयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है? जल निकास में। ध्यान रखना, ये थोड़ा गलती से लिख दिया अपने। ये 3 मीटर से ज्यादा गहराई तक सुरंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं डायोजिक 1 से 3 मीटर की गहराई तक आते हैं। अब इसमें बुक में जो है एपिजिक श्रेणी के कुछ एक केंचुओं की प्रजातियां दे रखी है। देखो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करें अगर प्रजातियों में, तो सबसे पहली प्रजाति आती है वो आती है पेरेनिप्स आर्वासिकोली। पेरेनिप्स आर्वासिकोली। दूसरा इसके अंदर जो आता है वो आता है फेरेटिमा इलोंगेटा। फेरेटिमा इलोंगेटा। और तीसरी जो इसके अंदर आती है वो आती है आइसिनिया फोएटिडा। क्या आती है? आइसिनिया फोएटिडा। इसको अपने अलग कलर से ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में इसमें डिटेल भी दी हुई है। आइसिनिया फोएटिडा। ठीक है, तो ये 3 प्रजाति के केंचुए, 3 प्रजातियां दी हुई है एपिजिक की, मतलब 3 टाइप दे रखे हैं एक तरह से। अब राजस्थान में देखना,
राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो अपने कह सकते हैं अर्थवॉर्म्स या केंचुए होते हैं वो कौन से होते हैं? आइसिनिया फोएटिडा। आइसिनिया फोएटिडा होता है ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे राजस्थान के अंदर। इनकी लंबाई जो होती है वो होती है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में, या इंच कह सकते हो, 3 से 4 इंच के मध्य। और उसके अलावा बात करें इसका भार तो लगभग आधे से 1 ग्राम के बीच में होता है। भार जो होता है वो कितना? 0.5 से 1 ग्राम के बीच में इनका होता है। और इनका रंग क्या होता है? लाल। रंग क्या होता है? लाल होता है। उसके अलावा इसमें एक दो बातें और ध्यान में रखनी है अपने को, जैसे कि ये 90% तो क्या खाते हैं? कृषि अवशेष यानी फार्म वेस्ट जो होते हैं वो खाते हैं ये, और 10% जो है वो ये क्या खाता है? मिट्टी खाता है। और तापमान, नमी वगैरह की जो परिस्थितियों में ये क्या करते हैं? अब इसमें आती है बात की वृद्धि कैसे होती है इसकी, वे किस प्रकार से और कितनी वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर वृद्धि में, तो ध्यान रखना कोई भी केंचुए जो होते हैं एक सप्ताह में 2 से 3 कोकून देते हैं। 2 से 3 क्या देते हैं? कोकून। और एक कोकून में 3 से 4 अंडे होते हैं। एक कोकून के अंदर 3 से 4 क्या होते हैं? अंडे होते हैं। और इसी तरह लगभग 6 माह में, कितने समय में? 6 माह में एक केंचुआ जो है वो लगभग 250 केंचुए जो है वो पैदा कर सकता है। 250 केंचुआ जो होता है वो पैदा कर सकता है। कौन? एक केंचुआ। तो ये सारी जो है वो डिटेल थी किसके बारे में? केंचुओं के बारे में भी। ये हैं कहाँ कहाँ पर, कौन कौन सी प्रजातियां हैं इनकी, और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, वृद्धि वगैरह के बारे में बात की। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। तो विधि जो है वो काफ़ी इजी है। तो विधि के लिए देखो, सबसे पहले लेयर जो लगाई जाती है इसमें जो है वो क्यारियाँ बनाई जाती है, बेड्स जिसको बोलते हैं, बेड बनाए जाते हैं। बेड जो होते हैं वो ऊंची जगह पर बनाए जाएंगे, यानी रेज्ड प्लेसेस पे बनाए जाएंगे जहाँ पे पानी वगैरह ना हो। और छायादार स्थान जो होते हैं, शेडेड एरिया जो होता है वहां पर लगाया जाता है। अगर है नेचुरल शेड यानी प्राकृतिक रूप से छाया है किसी वृक्ष वगैरह की तब तो बढ़िया है। अगर नहीं है तो टिन जो आते हैं लोहे के, उसको लगाकर उसको शेड बनाकर छाया की जाती है। अब अगर अपने बात करें सबसे पहले की, तो देखो क्या होता है कि सबसे पहले जो है 3 इंच मोटाई की अपने ये कह सकते हैं कि बिछौना बनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि जब बेड बनाते हैं तो बेड की लंबाई तो अपने ज्यादा कर सकते हैं लेकिन चौड़ाई ज्यादा नहीं कर सकते। कारण उसका ये है कि यानी लेंथ बढ़ा सकते हैं लेकिन जो ब्रेड्थ होती है वो नहीं बढ़ाते। कारण इसका ये कि अगर ब्रेड्थ बढ़ाते हैं तो बाद में जब वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाती है तो उसको कलेक्ट करने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर चौड़ाई कम है तो उसको आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। तो चौड़ाई जो है वो क्या रखते हैं? कम रखते हैं। लगभग कितनी रखते हैं? 3 से 4 फीट। लंबाई जो है आवश्यकता अनुसार जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट तक रखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी आप ध्यान रखना। भी जो चौड़ाई है बेड की वो कितनी रखी जाएगी? 3 से 4 फीट। लंबाई जो है वो कम रखी, लंबाई जो है वो ज्यादा रखी जा सकती है, जितनी अपने रिक्वायरमेंट हो, जितनी अपनी आवश्यकता हो उस हिसाब से या सुविधा के हिसाब से। अब बात करें अगर विधि की, तो पहली लेयर जो आती है इसके अंदर वो किसकी आती है? फसल अवशेष की, या इसको अपने बोल सकते हैं बेडिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगी? देखो अपने घास फूस वगैरह हो गए, स्ट्रॉ वगैरह हो गया, जो भी फार्म वेस्ट होता है, फसल अवशेष होता है, वो सारे इसमें यूज हो सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा क्या डाला जाएगा? पानी। पानी डालने के बाद में इसके ऊपर जो दूसरी लेयर आएगी वो आएगी गोबर की। इसकी लेयर आएगी गोबर की आएगी, और इसके ऊपर दोबारा क्या डाल देंगे? पानी डाल देंगे। फिर तीसरी लेयर जो आएगी वो आएगी वर्मी कास्ट की, या ये मान लो आपकी केंचुओं की। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना वर्मी कास्ट क्या होता है। इसमें केंचुए होते हैं, उसके कोकून होते हैं, उसके अंडे होते हैं, वो सारा मिलकर क्या बनाते हैं? वर्मी कास्ट।
तो इसके ऊपर क्या डाल दी जाएगी, लेयर वर्मी कास्ट की। फिर दोबारा क्या डालेंगे, फसल अवशेष, फिर दोबारा गोबर, और फिर क्या दोबारा डाला जाएगा, वर्मी कास्ट। इस तरह से ये प्रोसेस है वो लगातार करते जाएंगे। अब एक बात ध्यान रखना कि जो अपने इसके ऊपर गोबर वगैरह डाल रहे हैं उसकी मोटाई जो है वो लगभग ये मान के चलो कि 2 इंच के आसपास रखते हैं। मोटाई कितनी रखते हैं, 2 इंच। फसल अवशेष की मोटाई कितनी है, 3 इंच जो है वो रखी जाती है। ये हो गया। अब ये प्रोसेस जो है वो लगातार करते रहना है अपने को। और कितनी ऊंचाई तक बढ़ाना है, 1.5 फीट की। 1.5 फीट कितना होता है, 1.5 फीट की हाइट तक ऊपर अपने को गोबर खाद वगैरह जो है वो रखनी है, वो रख दी। और उसको बाद में जो बोरी होती है जिसको आम भाषा में बोलते हैं, या जूट बैग जो होता है, उससे कवर कर देना है। और उसके ऊपर समय समय से पानी का छिड़काव यानी वाटर स्प्रिंकल करते रहना है अपने को। अब खाद तैयार होने में कितना समय लगता है, ध्यान रखना 60 दिन के अंदर खाद जो होती है वो तैयार हो जाती है। 60 डेज के अंदर अपने कह सकते हैं कि जो कंपोस्ट होती है, वर्मी कंपोस्ट, वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती है। बाद में क्या होगा, जैसे ही कंपोस्ट प्रिपेयर होगी अपने पानी डालना बंद कर देंगे। पानी डालना बंद क्यों कर देंगे, क्योंकि पानी डालना जब बंद करेंगे तो ऊपर से जो एरिया है वो सूख जाएगा, तो केंचुए क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। और बाद में ऊपर से अपने कह सकते हैं कि खाद को क्या कर लिया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि जैसे ही अपने खाद तैयार होती है अपने पानी डालना बंद कर देते हैं। कारण उसके पीछे का ये है कि पानी डालना जैसे ही बंद करेंगे ऊपर से एरिया सूखेगा और केंचुए कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, और ऊपर से खाद निकालना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये जो है अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर जो आती है वो आती है प्रयोग विधि। क्या आती है, प्रयोग विधि। प्रयोग विधि में देखो एक बात समझना कि पिछले वाली जो 2 खाद अपने की थी, नाडेप और दूसरी की थी वो गोबर वाली खाद, उसमें क्या था कि पोषक तत्व कम थे इस खाद की तुलना में, इसलिए उसकी मात्रा भी ज्यादा यूज हो रही थी। अब इस वर्मी कंपोस्ट में गोबर की खाद की तुलना में, नाडेप कंपोस्ट की तुलना में जो पोषक तत्व ज्यादा है तो मात्रा क्या यूज की जाएगी, कम यूज की जाएगी। तो नॉर्मल खेत में जो है इसका उपयोग किया जाता है। सामान्य फसल में, सामान्य फसल जो होती है, सामान्य फसल के अंदर इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लगभग 5 से 6 टन पर हेक्टेयर का। लेकिन फल और सब्जियों की जो फसलें होती है, फल और सब्जियां, उसके लिए इसकी जो मात्रा यूज की जाती है वो की जाती है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर। ध्यान देना, जो गोबर खाद वगैरह यूज कर रहे थे वो अपने 20 से 25 टन यूज कर रहे थे। ठीक है, ये हो गया प्रयोग विधि। इसके अलावा इसमें जो है ये भी दे रखा है कि जो फसल के हिसाब से भी दे रखी है मात्रा, जैसे कि धान की फसलों में कितना करना है, दाल यानी लेंटिल्स वगैरह जो होते हैं, तिलहनी जो फसलें होती है यानी ऑयल सीड्स होते हैं उसमें कितने करने हैं, मसाले यानी कि स्पाइसेस में कितनी करनी है, तो वो आप बुक में से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं। अगर आपका इस रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।